Hello everyone, welcome to our YouTube channel एग्जाम सक्सेस पाठशाला दैट इज ESP। और हम डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या चीज़ें डील की थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था मैटर एंड नॉन मैटर के बारे में पढ़ा था हमने। इसके अलावा हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इन दो टॉपिक्स के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? टुडेज गोल। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, उनके अंदर देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा कि आपके पास में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक एटम को। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक एटम को। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखेंगे बेटा? रिप्रेजेंटेशन के बाद में आप केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या देखेंगे बेटा? केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कैटाइंस और एनाइंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स। लिखना सीखेंगे। इसके अलावा हम मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एटॉमिसिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एटम को, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एक एटम को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो हम मान लीजिए हमने एक्स से, जनरली हम एक्स से इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर आपका जेड होता है, ये बेटा आपका ए हो गया। यहाँ पर जो जेड है, जेड वो क्या है? एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, यानी कि ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा। इसके अलावा ये किसके बराबर रहेगा? दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर न्यूट्रल एटम। ठीक है, आई बात समझ में? वहां पर आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहेंगे। इसके अलावा आपके पास में क्या है? ए है। ए क्या शो कर रहा है? मास नंबर को शो कर रहा है। मास नंबर क्या होता है आपका? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। करेक्ट। इसके अलावा आपका जेड एक्स जो है, एक्स जो है वो क्या है बेटा? एक्स क्या है? एक एटम है। एक्स क्या है? एक एटम ही है। ठीक है, आई बात समझ में?
ठीक। और आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप मास नंबर यानी कि A माइनस जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो होता है एक रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक एटम को। ठीक है, अब देखिएगा, लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने लिखा हमने एक एटम लिया सोडियम 1123, यहां पर ये जो एटम रिप्रेजेंट किया गया है इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या शो कर रही है, देखिएगा यहां पर एटॉमिक नंबर यानी कि जो जेड है वो 11 है, यानी कि किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इतने ही हैं यहाँ पर, और इतने ही यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं मास नंबर ए की बात करूं तो कितना है? 23 है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है? 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, करेक्ट, ठीक है बेटा। यहां पर फिर हमने क्या किया है बेटा, एक एग्जांपल लिया है सोडियम एटम का जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। इसके अलावा आपके पास में खूब सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप उनको लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमें किसी भी सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो सॉल्ट के अंदर आपके पास में दो चीजें हैं, कैटायन और एनायन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई कैटायन का फॉर्मूला क्या है, किसी कैटायन को किस चीज से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनायन पर्टिकुलर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ कैटायंस और लिस्ट ऑफ एनायंस के बारे में बता देता हूं, ठीक है, जो कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, इतने जो मैं बता रहा हूं अगर इतने भी आपको पता है तो आपको काफी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम चीजों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर तो कुछ और चीजें नई ऐड होती जाएंगी, वो आपको उसके साथ में याद होती जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं लिस्ट ऑफ कैटायंस। लिस्ट ऑफ कैटायंस, लिस्ट ऑफ कैटायंस के अंदर मैं आपको आपके पास में कैटायन लिखता हूं, फिर आप देखिएगा इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि Na प्लस लिखा मैंने सबसे पहले, K प्लस लिखा, Ca2 प्लस लिखा है। ठीक है, इसके अलावा हमने लिखा है Mg2 प्लस, Ag प्लस, Al3 प्लस। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिखा NH4 प्लस, Cu2 प्लस, Cu प्लस, Fe2 प्लस, Fe प्लस, Ba2 प्लस। ठीक है, ये +3 है। ठीक है, +3। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में Na प्लस को क्या बोला जाता है? ये तो आपका कैटायन हो गया, ये कैटायन का नाम हो गया। Na प्लस को बोला जाता है सोडियम आयन, कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, K प्लस को बोला जाता है पोटेशियम आयन, Ca2 प्लस को बोला जाता है कैल्शियम आयन,
Mg2 प्लस को मैग्नीशियम आयन, Ag प्लस को सिल्वर आयन, ठीक है, Al3 प्लस को एल्यूमिनियम आयन, NH4 प्लस को क्या बोला जाता है, अमोनियम आयन, Cu2 प्लस को क्या बोला जाता है, क्यूप्रिक आयन, Cu प्लस को क्यूप्रस आयन, Fe2 प्लस को क्या बोला जाता है, फेरस आयन, Fe3 प्लस को फेरिक आयन, करेक्ट। इसके अलावा आपके पास में क्या है, Ba2 प्लस बेरियम आयन, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। Na प्लस यहाँ पर Na2 प्लस क्यों नहीं आया है, जैसे कि Mg2 प्लस में आया है, तो देखिएगा Na यानी कि जो एटॉमिक नंबर है इसका वो 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 281, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या हो गया आपके पास में इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया इसने, नियॉन का, हीलियम नियॉन, नियॉन 10 एटॉमिक नंबर, इसलिए यहाँ पर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है सोडियम ने, तो सोडियम Na प्लस बन गया है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इक्विवेलेंट किसके हो गया है, नियॉन के हो गया है, जो कि एक इनर्ट गैस है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में Mg के ऊपर हमने 2 क्यों किया है, Mg के ऊपर हमने 1 प्लस क्यों नहीं किया, Mg के ऊपर हमने 2 प्लस इसलिए किया है क्योंकि जो Mg दैट इज मैग्नीशियम, उसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 12 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है 282, यानी कि यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास में क्या आएगा, तो क्या आएगा, यहां पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम Mg2 प्लस आयन बनाता है जो कि नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर है, और नियॉन हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस है, दैट इज वाई दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 28 जो क्या रहे है स्टेबल है, इसीलिए मैग्नीशियम Mg2 प्लस आयंस के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है जिससे कि वो स्टेबलाइज हो जाए और किसी दूसरे एनायन के साथ में मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दें, ठीक है, फिर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं आपको जैसे लिस्ट ऑफ कैटायंस बताई है इसी तरीके से मैं एनायंस के बारे में भी बता देता हूँ कुछ जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ये लिस्ट ऑफ कैटायंस बताई है, अब मैं लिस्ट ऑफ एनायंस बताता हूँ आपको बेटा, ठीक है। लिस्ट ऑफ एनायंस, एनायंस के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उसके अंदर आप देखिएगा कि किस एनायन को किस नाम से बोला जाता है, करेक्ट, ठीक है। जैसे मेरे पास में फर्स्ट वन इज Cl माइनस है, F माइनस, I माइनस, CO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, SO3 2 माइनस है, इसके अलावा मेरे पास में H2 माइनस है, NO3 माइनस है, NO2 माइनस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में मान लीजिए कि HSO4 माइनस, ये जैसे कि आपके पास में NO3 माइनस, NO2 माइनस, HSO4 माइनस आयन, ठीक है। और क्या है आपके पास में
PO4 3 माइनस है, P3 माइनस, N3 माइनस, C2O4 2 माइनस आयन है। ठीक है, तो इन आयंस के जो आपके पास में दिखाया गया है, इनको क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी से हम एक नेम दे सकते हैं एक सॉल्ट को। ठीक है, तो देखिएगा, क्योंकि सॉल्ट के अंदर आपके पास में दो केमिकल स्पीसीज है, दैट इज कैटायन और अनायन। आपके पास में यहाँ पर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, इसके अलावा आपके पास में क्या है, सल्फाइड आयन। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में क्या है बेटा, सल्फाइड आयन H2 माइनस, यहां पर आपके पास में क्या है, NO3 माइनस। ठीक है, यहाँ पर आपने सल्फाइड आयन को लिख दिया H2 माइनस। अब देखते हैं NO3 माइनस आयन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, ये क्या है आपका, नाइट्राइट आयन, ये क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फेट, आयन, PO4 3 माइनस, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइड आयन, N3 माइनस, नाइट्राइड आयन, C2O4 2 माइनस, ऑक्जेलेट आयन। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपके पास में ये लिस्ट ऑफ कैटायंस है, ये लिस्ट ऑफ एनायंस हो गई। ठीक है, तो आपके पास में लिस्ट ऑफ कैटायंस और लिस्ट ऑफ एनायंस आपने देख ली है। अब आगे देखते हैं हम फॉर्मूला ऑफ ए सॉल्ट कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कोई सॉल्ट है, किसी सॉल्ट जो हमने लिया है, कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट, तो आपके पास में दो चीज़ें हैं इसके अंदर, सिल्वर हमने ऊपर पढ़ा है, सिल्वर के लिए बेटा आप क्या यूज करेंगे, Ag+, नाइट्रेट के लिए NO3 माइनस। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 1 आएगा यहाँ पर, यानी कि क्या बना देगा आपका AgNO3। करेक्ट। आपके पास में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास में है सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट आपने लिखा, तो सोडियम के लिए आपने क्या लिखा, Na+, और फॉस्फेट के लिए आपने लिखा PO4 3 माइनस। ठीक है, यहां से आप क्या लिखेंगे, Na3
PO4 लिखा आपने फॉर्मूला, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड्स, मैग्नीशियम नाइट्राइड के अंदर आपको पता है मैग्नीशियम के लिए आपने क्या लिखा, Mg2+, और नाइट्राइड के लिए आपने लिखा N3-, जैसा कि मैंने बताया है आपको नाइट्राइड आयन के लिए N3- आयन लिखा है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोनों को, तो ये चार्ज Mg के नीचे चला जाएगा, ये चार्ज आपका N के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Mg3N2, करेक्ट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम सोडियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर Na+ सोडियम के लिए, हाइड्रोजन सल्फेट के लिए HSO4- आयन, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर देंगे, जब इसको आप लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, NaHSO4, करेक्ट, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आपने लिखा अमोनियम नाइट्रेट, पांचवा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर आपको पता है अमोनियम के लिए आपने क्या लिखा, NH4+, नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए आप क्या लिखेंगे, NO3-, मैंने आपको बताया भी है, ऊपर बताया ना, नाइट्रेट आयन NO3-, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, NO3-, यहां से आपने क्या बनाया बेटा फॉर्मूला इसका, NH4NO3, ये आपका क्या हो गया, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। अब हमें देखिए सॉल्ट्स के फॉर्मूले तो लिखने आ गए हैं, ठीक है। आप जब हम चैप्टर के बाद में हम जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसके अंदर आपको और भी काफ़ी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे इनके फॉर्मूलाज को, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप फॉर्मूला खुद लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम आते हैं मोलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप सबको पता है कि एटम, एटम क्या होता है, एटम क्या होता है बेटा, एटम आपके पास में किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच, जिसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि आपके पास में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, आपके पास में इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और आपके पास में हाइड्रोजन है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोरस P4, सल्फर S8, ठीक है। तो आई बात समझ में, एटम क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं साइड में एटम का भी लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, particle of an element which may or may not have independent
एग्जिस्टेंस, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती हो और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो। ठीक है, आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले हीलियम है, नियोन है, आर्गन, इनकी क्या है आपके पास में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा आप अगर एग्जांपल्स लें H2O2 P4 S8, उनकी क्या है आपके पास में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं, H2 के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं, O2 के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। आई बात समझ में, करेक्ट, ठीक। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको पता है, जो एटम का मैंने क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, हम मॉलिक्यूल क्या रहेगा, मॉलिक्यूल देखते हैं बेटा। मॉलिक्यूल रहेगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आई बात समझ में, ठीक है। मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहती है। आई बात समझ में, क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है, एटम्स ज्वाइन होते हैं और एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और मॉलिक्यूल की जो आपके पास में क्या रहेगा बेटा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगी सब्सटेंस की, वही क्या रहेंगी, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपके पास में, मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड which always have independent existence, जिसकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रहती है। आई बात समझ में। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इन ए मॉलिक्यूल two or more atoms are connected by chemical bonds, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या पॉइंट रहेगा इसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का, ऑफ द सब्सटेंस दैट हैव all the physical and chemical properties of that substance। आई बात समझ में। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, हमने देख लिया है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल आपके पास में दो तरीके के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। ठीक है, आपके पास में मॉलिक्यूल है
उसके अंदर आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक क्या होता है, जिसके अंदर सभी एटम्स सेम रहें, ऑल एटम्स आर सेम। ठीक है, सभी एटम सेम रहेंगे। हेटेरोएटॉमिक क्या रहेगा, इसके अंदर जो एटम्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, तो यानी कि 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। आई बात समझ में? आपके पास में होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक के अंदर डिफरेंस पता लग गया। अब मैं कुछ नेम्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के, मतलब आपके पास में फॉर्मूलेज दे दूंगा मैं सीधा, आपके लिए इजी रहेगा। उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा हेटेरोएटॉमिक है, कौन सा होमोएटॉमिक है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास में, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जांपल्स। ठीक है, O2 लिया है मैंने, फिर मैंने लिया है CO2, NO। डायरेक्ट मैं फॉर्मूलेज ही लिख रहा हूँ जिससे कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, N2, N2O, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज बोला जाता है इसको। CH4 मीथेन बोला जाता है। O3 ओजोन बोला जाता है। P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। H2Cl2, S8, P4, CaCO3, H2SO4, KMNO4, H2। इसके अंदर आपके पास में O2, यहाँ पर सारे एटम्स एक ही तरीके के हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, होमोएटॉमिक का एग्जांपल है। CO2 क्या है, हेटेरोएटॉमिक का एग्जांपल है। NO क्या है, हेटेरोएटॉमिक का एग्जांपल है ऑब्वियसली। N2 क्या है, होमोएटॉमिक का एग्जांपल है। N2O क्या है, हेटेरोएटॉमिक, ग्लूकोज हेटेरोएटॉमिक का एग्जांपल हो गया है। मीथेन हेटेरोएटॉमिक, ये भी क्या हो गया आपके, ये क्या हो गया, होमोएटॉमिक। ओजोन ऑक्सीजन एटम है ना तीनों। ठीक, ये बात समझ में? ये क्या हो गया आपका, हेटेरो का एग्जांपल, हेटेरोएटॉमिक। ये आपको सबको पता चल रहा है, होमोएटॉमिक। ये होमोएटॉमिक, ये आपका हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक ये भी, ये अभी आपका क्या रहेगा, हेटेरोएटॉमिक, ये आपका होमोएटॉमिक। आई बात समझ में? होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक के बारे में आपको पता चल चुका है। आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज? हमने सबसे पहले क्या देखा कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके बाद में हमने देखा मॉलिक्यूल क्या होता है, और हमें आज ये भी पता चल गया कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है आज का, वो है एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी बेटा नाम से ही पता चल रही है आपको कि एटॉमिसिटी किसको बोलेंगे हम। यहाँ पर हम एटॉमिसिटी उसको बोलेंगे, जैसे कि आपने एक मॉलिक्यूल कोई भी लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोल देंगे, एटॉमिसिटी बोल देंगे। आई बात समझ में? तो एटॉमिसिटी क्या रहेगी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल is known as
एटोमिसिटी। आई बात समझ में? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके मैं नंबर ऑफ एटम्स से आपको एटोमिसिटी निकाल के बताता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे एग्जांपल लिया है O3। O3 के अंदर तो हमें पता चल रहा है ऑक्सीजन के 3 एटम है, यानी कि यहाँ पर आपके पास में एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, मैं लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3, यानी कि आपके पास में एटोमिसिटी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। आई बात समझ में? आपके पास में है नेक्स्ट, आपने एग्जांपल लिया ग्लूकोज का C6H12O6। यहाँ पर आपके पास में ग्लूकोज के अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। इसी तरीके से हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके पास में 12। ऑक्सीजन कितने हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास में एटोमिसिटी रहेगी, टोटल एटोमिसिटी इसकी ग्लूकोज की, देयरफॉर एटोमिसिटी ऑफ C6H12O6 की कितनी हो जाएगी आपके पास में, 24 हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप एटोमिसिटी निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। आई बात समझ में? ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया बेटा, एटोमिसिटी क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। हमने आज सबसे पहले डिस्कस किया, आपके पास में क्या डिस्कस किया था, एक सॉल्ट है उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाए, उसके लिए हमने कैटाइंस और एनाइंस के बारे में आपको बताया। इसके अलावा हमने मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने एटोमिसिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो 2 लेक्चर्स हैं इनके लिए हम जो 3rd लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर तो उतने क्वेश्चन बनते नहीं, अब दोनों लेक्चर्स जो रहेंगे उसके हम क्या रहेंगे, मिक्स क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है। तो 3rd लेक्चर के अंदर हम क्या है, इससे हमने जो एटोमिसिटी तक जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, 4th लेक्चर से आपके पास में जो थ्योरी रहेगी, जैसे हमने कंटेंट अभी करवा दिया है, उसके साथ में आपके पास में वहीं पर आपके पास में क्वेश्चन रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो होपफुली आपने लेक्चर को काफ़ी एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैव ए गुड डे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स, हैव ए गुड।